प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इस पाठ की दूसरी वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही थी बेटा, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पाठ अच्छे से समझ आएगा। तो मैं बात कर रही थी, मूर्तिकार ने कहा कि मैं किसी नेता की, किसी महान क्रांतिकारी की नाक काट कर, मतलब जिसकी भी फिट बैठे इस मूर्ति पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था कि क्या ये हमारे नैतिक मूल्य हैं? हम अपने महान क्रांतिकारियों का इतना अपमान करें जिन्होंने अपना तन मन धन सब हमारे देश को आज़ाद कराने में न्यौछावर कर दिया। ठीक है बेटा, सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद, बदहवासी होता है जब समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें, खुशी की लहर आ गई, खुशी तैरने लगी। मतलब उन्हें ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, अर्थात किसी को कानो कान खबर ना हो। और फिर मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई गया, बम्बई यानी मुंबई है ना। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, शिवाजी, ये सब महान क्रांतिकारी हैं बेटा, ये ध्यान से आपको पढ़ने हैं। तो सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। और गुजरात किसके नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से, विट्ठल भाई पटेल के नाम से, है ना। तो उनकी मूर्तियों को देखा, बंगाल की ओर चला। बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, अर्थात उनकी भी नाक की नाप ली। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। देखो बहुत गहरी पंक्ति है ये। क्या कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी देश के नाम बलिदान कर दी थी, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता था, है ना। तो इसलिए उन सब की नाक बड़ी थी, ऊंची थी, क्योंकि वो महान थे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बढ़ाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं बड़ी निकली। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भारतीय बच्चे थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं जिनका योगदान था, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनका भी व्यक्तित्व महान था, है ना। तो उस विदेशी जो जॉर्ज पंचम था, वो कहीं भी हमारे यानी छोटे छोटे बच्चों के सामने भी नहीं ठहरता था, उनसे भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती थी। तो राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो रहा था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी फिर से वही बात, सम्मान नहीं था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, अर्थात ये तो उनका स्वागत हुआ ही नहीं, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, और जो कलाकार होते हैं वो कभी जैसे कहते हैं ना, वो हार नहीं मानते, कोशिश करते रहते हैं। तो एक हैरत अंगेज, बिल्कुल अजीब सा, हैरान कर देने वाला ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब ये देखो कि लोग दिखावे के लिए किस हद तक, किस सीमा तक गिर सकते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, हाँ भाई तुम्हारी सहमति है या नहीं। और फिर
परेशान होकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला कि आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो यहाँ पर फिर से एक बात आई, दिखावे के लिए लोग अपनी सारी सीमाएं पार कर गए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, यानी कि खबर तो छपी, लेकिन वो कैसे लग रही है, कहाँ से आई है, ये सब नहीं बताया गया। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब वो जो नीचे मिट्टी सी जम जाती है तालाब में, निकाली गई। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, इसलिए खुद अपने बताए हल से परेशान था मूर्तिकार। और जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो यहाँ पर भी जो समाचार पत्र थे वो सच्चाई पूरी नहीं बताए उन्होंने नहीं बताना ज़रूरी समझा। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने वाली थी। अब यहाँ पर यह भी तो हो सकता है, सारा मीडिया थोड़ी बिकाऊ होता है, कुछ लोग सच्चे भी होते हैं ना। उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, फीता यानी रिबन, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र यानी कि वो जो प्रशस्ति पत्र होते हैं, एप्रिसिएशन जो दिया जाता है, भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो अखबार जो हैं उस घटना का विरोध कर रहे थे कि एक विदेशी को प्रसन्न करने के लिए हमने अपने ही भाई बंधु को नुकसान पहुँचाया। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो अब सबको लग रहा था कि ये सब हम भारतीयों की नाक काटने जैसा है कि एक विदेशी को प्रसन्न करने के लिए, एक विदेशी को खुश करने के लिए, उसकी खुशामद करने के लिए जो हमारे हुक्काम हैं, जो हमारे प्रशासक हैं, वो किसी भी सीमा तक नीचे गिर गए। तो इस तरह से हमारी नाक कट गई, हमारा मान सम्मान चला गया। तो बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।